चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें पहला टॉपिक है अपना डॉट प्रोडक्ट। इसमें लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे ऑर्थो नॉर्मल ट्राइड, जिसमें आई डॉट आई याद है, कल वाला थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं ताकि लगे कि कल के बाद ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। आई डॉट आई कितना होता है बोलो, 1 होता है। जे डॉट जे का मान कितना होता है बोलिए 1। के डॉट के का मान कितना होता है 1। क्योंकि डॉट जो डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है, अगर ए डॉट बी लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और क्या होता है बोलिए कॉस थीटा। अभी इस फॉर्मूला का थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करेंगे आगे, ऐसा कुछ होता है। या इसी को चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड को सिंपल ए लेटर से लिखते हैं। तो ए डॉट बी अगर पूछा गया आपसे तो ए बी कॉस थीटा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे पर कैसा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना, तो थीटा ई का मान तो 90 डिग्री हो गया, और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 का मान 0 होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर अगर दो वेक्टर या दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी का मान जो आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और कॉस 90 का मान होता है 0। तो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे इसका मान आ जाएगा 0। मतलब अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, या अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बोलो 0 होगा। घुमा के भी आप ये बात कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, देखो जी नोट में हम लोग लिखे थे इसको, या अभी लिखिए इसको। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम है ए। लेट ए हमारे पास एक वेक्टर है जिसमें लिखा हुआ a1i b1j और c1k, ऐसा लिखा हुआ पहला वेक्टर ए है। और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है, इसमें लिखा हुआ a2i प्लस b2j प्लस में c2k। तो बताइए अगर हम इसका डॉट निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखो जी a डॉट b निकालना है, a डॉट b कैसे निकलता है a डॉट b, तो सर a वेक्टर लिखेंगे और b वेक्टर लिखेंगे। तो a वेक्टर हमारे पास a1i b1j, अब देखो एक तो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और c1k, और डॉट करेंगे इसके साथ a2i b2j और c2k। तो याद है डॉट जब करते हैं तो आई के साथ 1 देता है, बाकी सबके साथ 0 देता है। तो जो आई के साथ है उसी को गुना कीजिएगा, या गुना करके पहली बार अगर दिखाना चाहें तो a1 इंटू a2 आ जाएगा और आई डॉट आई आ जाएगा, इसका मान 1 होता है। अब बचा हुआ जो दो हमारे पास है a1 b2 और मल्टीप्लाई में होगा आई डॉट जे, तो आई डॉट जे का मान कितना होता है बोलिए 0। तो ये वाला टर्म आउट हो जाएगा, इसीलिए हम बोलेंगे कि सर ये वाला टर्म आउट कर दीजिए और आई को आई से कर दीजिए, जे को जे से और के को के से, क्योंकि इसका दोनों टर्म 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर पूछेंगे बी को जब गुना करेंगे इससे तो आएगा 0, लेकिन बी को जब जे से गुना करेंगे, बी में जे है यहाँ भी जे है, तो आएगा प्लस में b1 इंटू b2 और जे डॉट जे, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। जब इसको इससे करेंगे तो सी वाला यहाँ 0, सी वाला के जे होगा तो भी 0, और के होगा तो यहाँ से चल देगा हमको c1 इंटू में c2 और के डॉट की। इतनी सी बात समझ में आई। इन सब का मान तो 1 होता है, तो हम कह सकते हैं सर ये a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस में c1 c2। तो एक चीज़ देख रहे हैं आप, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम होता है। देखो डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, इसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2 और c2। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू वेक्टर। दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। जैसे आप लोग सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट रूट्स पढ़े हैं, सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू, ये बराबर होता है किसके बोलिए, इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियो, उनके डायरेक्शन रेशियोज़ के प्रोडक्ट का सम के जोड़ के बराबर होता है। बस इतनी सी बात समझ में आई। इस पॉइंट को लिखे तो एक चीज़ और दिखाते हैं आपको इसमें हम, फिर आपका सवाल सब लेंगे। मतलब हमको अगर ए डॉट बी निकालना है, हमको आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, के से को के से, मतलब ये एक फार्मूला हो गया आपको आई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने का फार्मूला। हाँ तो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए सो क्या होगा, देखो तो नंबर 2 में इफ़
टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर अगर हो जाए, मान लो लेट, दो वेक्टर का मतलब क्या, ये दोनों वेक्टर मान लेते हैं ए इज परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। इस पर अच्छा सा सवाल सब भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो ए और बी परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, देखो अगर ए बी पर परपेंडिकुलर है तो देन हम लोग कह सकते हैं सर तब तो ए डॉट बी का मान कितना होगा, बोलिए 0 होगा कि नहीं होगा। ए बी पर परपेंडिकुलर, ए डॉट बी का मान 0 होगा। सो हम लोग कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ए डॉट बी का मतलब इतना गुना इतना, ए डॉट बी का मतलब ये, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम है ना। देखोगे ज़रा ध्यान से, यानी कि यहाँ पर ए डॉट बी का मतलब क्या, अगर लिखना चाहो तो लिख दो A1i और B1j, चूँकि अभी इसी के साथ साथ देखिए यहाँ C1k, इसको डॉट करेंगे B के साथ तो A2i और B2j और C2k बराबर हो गया 0। इसका मतलब सीधा बोलेंगे सर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर कितना होगा 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। दो वेक्टर का हो या दो लाइन भी कह सकते हो, जैसे स्पेस में मान लो दो वेक्टर होगा, ऐसे और ऐसे दो वेक्टर जा रहा है, अगर दोनों एक दूसरे पर, ये मान लो वेक्टर है, ये मान लो वेक्टर भी है, दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री ऐसे भी बना सकता है और ऐसे भी बना सकता है, दोनों बात हो सकती है। देखो ए यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है, एक ही बात है, मतलब यहाँ रहे यहाँ भी रहे, तब भी तो 90 डिग्री होगा, तब भी 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसमें इंटरसेक्ट करवा दिए, थोड़ा सा इसको अंदर कर दिए, इसको ऐसे कर दिए ताकि लगे दोनों लाइन। तो लाइन भी जब रहता है 90 डिग्री तब भी डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0 होगा। और दो वेक्टर है, वेक्टर लाइन दोनों कहानी एक ही है, लास्ट में हम लोग वेक्टर को ही लाइन से रिप्रेजेंट, लाइन को ही वेक्टर से बना देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू वेक्टर इज 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे पर क्या होगा परपेंडिकुलर। अगर हमको दिखाना होगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का खाली हमको डायरेक्शन रेशियो चेक करना है, पहला का डायरेक्शन दूसरा का, दोनों गुना करेंगे, दूसरा का सबको गुना करके जोड़ के देखेंगे, अगर 0 आ गया तो खट से बोल देंगे सर दोनों क्या है परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, बोलिए क्या दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, आपको चेक करना, दोनों के डायरेक्शन रेशियो गुना करो और सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद 0 आ गया तो बोल देंगे परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ़ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सेम यही बात, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज का सम, टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, क्या बोलिए, इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया, इफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू वेक्टर्स, यहाँ पर हम एक बार और लगा देते हैं, लाइन, वेक्टर को या लाइन को, वेक्टर्स और लाइन इज इक्वल टू 0 हो जा रहा, 0। अगर ऐसा हो जा रहा देन तब बोलेंगे देन बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर का हो या दोनों लाइन का, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिखिए तो इसको जल्दी से, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, ईच अदर। देखो तो ये लाइन अभी से एकदम आपको याद रखना है, लास्ट तक काम देगा आपको, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। दो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे पर कैसा होगा जी, परपेंडिकुलर होगा। लीजिए एंगल बिटवीन ए एंड बी हमको निकालना। देखिए नंबर 3 में आएंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हमारे पास है, ऊपर ही वेक्टर्स लिखा हुआ है इसलिए हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ए एंड बी, ठीक है। अब बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो मान लीजिए एंगल थीटा है, तो बोलो तो ए डॉट बी क्या होगा, बोलिए जी ए डॉट बी, बोलो फलक क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल। अब बताओ अगर हमको कॉस थीटा निकालना तो क्या लिखेंगे सर? कॉस थीटा बराबर होगा ए डॉट बी और नीचे आ जाएगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अब सब कुछ आप सीख चुके हैं, बोलिए ए डॉट बी का मान, ए डॉट बी यही ना आता है, ए डॉट बी घुमा फिरा के। अरे ए का मान यहाँ रखेंगे, बी का मान यहाँ डॉट करेंगे तो क्या आएगा A1 A2 डायरेक्ट अब लिखेंगे इसको A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ये डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेगा अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? हाँ A1 का स्क्वायर, उसी को वाली वेक्टर फॉर्म हटा के सीधे किसके फॉर्म में लिख दिया हम लोग? डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में। क्योंकि ये क्या है? पहले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, बगल वाला क्या? दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, नीचे भी लिखा हुआ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पर आई जे के सब हट गया। डायरेक्ट अगर हमसे पूछेगा दोनों के बीच का एंगल बताओ, हमको खाली ABC पता रहेगा, मतलब 3 4 5 3 2 3 जो भी पता है रखेंगे, कटाकट आंसर निकल जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। इसी को अगर थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाना चाहिएगा तो बढ़ा सकते हैं आप, थीटा बराबर कॉस इन्वर्स करके ये पूरा बात लिख दीजिएगा, ऐसे भी ठीक है। मान लो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 0 आया, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। भाई 0 आ गया, मतलब यहाँ पर 0 मामला फंस गया ये। अच्छा ये 0 कब आएगा? जब ऊपर वाला 0 होगा, ऊपर वाला 0 होगा मतलब ये 0 होगा तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। मान लो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हाफ आया तो कितना हो जाएगा बोलो? 60 डिग्री हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद √3/2 आ गया तो 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये, अब मान लो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया जी? 1 आ गया, इसका मतलब बोलेंगे 0 डिग्री, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर कितना बनना है? पैरेलल होने के लिए क्या? ये 1 बनना चाहिए, ये 1 बनना चाहिए। तो ये 1 अगर बन जा रहा है पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, है ना, तब ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा क्या? अगर ये पूरा कैलकुलेशन करके 1 आ गया तब हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री, है ना। अच्छा यहाँ पर 90 डिग्री में क्या होता है कि जब ये 0 बनता है, देखो जब ये 0 बनता, ये 90 डिग्री में क्या होगा? यहाँ 90 डिग्री 0 बनेगा तो इसके वजह से ये खत्म हो जाता है मल्टीप्लाई। लेकिन अगर कॉस 0 की बात करें या 1 बनेगा तो इधर होकर मल्टीप्लाई होकर फिर इतना बड़ा इतना आना चाहिए। तो ये रिजल्ट अपने बिल्कुल काम का नहीं है। काम का रिजल्ट अब ये है कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों परपेंडिकुलर होगा। और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जोड़, डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जोड़। अगर 0 आ रहा है तो अपना काम का है 90 डिग्री वाला। 0 डिग्री वाला रिजल्ट निकालना कोई फायदेमंद नहीं। जो एग्जाम आएगा तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट सवाल पर, इसलिए 0 वाला कैलकुलेट नहीं करेंगे। इन्वर्स तो आप लोग जानते ना करते हैं। थीटा बराबर एक किताब में ऐसे लिखा हुआ आपके A1 A2 B1 B2 C1 C2। मान लो इसके अंदर आ गया कुछ √3/2 तो आ जाएगा सीधे क्या? 60 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, जो भी आना होगा 30 डिग्री आ जाएगा। ये नहीं इन्वर्स लगा हुआ और क्या। इन्वर्स का तो मोटा मोटी आपको थोड़ा तो आइडिया है ही, फिर 12 में अभी पढ़ेंगे ही आप इन्वर्स के बारे में डिटेल में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ना बाकी है आपको, मन करे इसको लिख लीजिए। चलिए अब ज़रा सा आप लोग पहले सवाल पूछिएगा कि पहले हम इससे रिलेटेड सवाल सब बताएं। बोलिए पहले आप पूछना चाहते हैं या पहले हम बताएं एक दो सवाल? चलो पहले हम ही पूछ लेते हैं, दे देते हैं आपको सवाल, एक दो बता देते हैं। देखो जी कैसा कैसा सवाल अब बनने वाला है उसको ज़रा सा देख लीजिए। 2 टाइप का सवाल तो कल बता दिए थे मोटा मोटी कि ऐसे ऐसे होता है जी। अब देखो प्रोजेक्शन वाला टॉपिक अभी रोक के रखेंगे हम लोग, प्रोजेक्शन को अभी रोक के रखेंगे। देखो यहीं भी डिस्कस करते हैं 11 नंबर। देखिए 11 में 3 सवाल है, एक सवाल अभी हम आपको बताते हैं। 11 का 1 नंबर कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल निकालने पूछ रहा है। वेक्टर ए हमारे पास है I माइनस में 2j और प्लस में 3k एंड वेक्टर बी हमारे पास है b बराबर 3i माइनस में 2j और प्लस में k। ये देखो 2 वेक्टर है, बोल रहा है दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा बोलिए? डॉट चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठा दो। क्या बोलेंगे? बोलेंगे लेट एंगल बिटवीन, एक लाइन खाली लिख देंगे, एंगल बिटवीन कितना आया? एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज़ थीटा। मान लेते हैं थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप।
तो देन बताइए कॉस थीटा बराबर कितना होगा जी। आप लिखना चाहें तो उसके बाद लिख सकते हैं ए डॉट बी, ताकि फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कितना लिखेंगे बोलो, कॉस थीटा। तो बोलेंगे सर एक ही लाइन में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब बताइए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा। हम जानबूझ के दो फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। अब इसके बाद सीधा लिखेंगे सर A1 A2, हाँ डायरेक्ट B1 B2, और क्या लिखेंगे बोलो, C1 C2। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। रूट अंडर A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, आप डायरेक्ट यहाँ के बाद ये वाला लाइन लिखिएगा, फटफट कैलकुलेशन कीजिएगा। चलो यहाँ कितना होगा, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। सही है, Z ठीक है। चलो बैठा दो मान फटाफट। A1 A2 A3 क्या है, यही है A1 A2 A3, B1 B2 और B3। स्टार्ट कीजिए रखना मान। तो सर 1 लिखेंगे A1 इंटू A2 यानी कि 3, आगे बढ़िए, प्लस B1 यानी कि -2 इंटू कितना -2 ही हो जाएगा, प्लस आ जाइए 3 इंटू 1 हो जाएगा। नीचे कितना होगा बताइए, तो नीचे हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा सर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो जी, एक लाइन में दोनों सेम नंबर दिया है, ये भी इत्तेफाक़ी है। ये 3 हो गया ऊपर, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया जी, आज 3 हो गया यहाँ पर। नीचे कितना हो गया बोले तुम, नीचे हो रहा है 1 4 और 9, और फिर हो रहा है 9 4 और 1। तो देखो तो कितना हो रहा है जी, कॉस थीटा बराबर ऊपर हो गया 4 3 7 3 10 हो गया। नीचे कितना हो गया जी, नीचे 14, और यहाँ भी हो गया 14 है ना जी। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर 10/14। काट दीजिएगा तो कितना बार में, कॉस थीटा बराबर 5/7। तो थीटा बराबर कितना हो गया। अब हमको एग्जैक्ट नहीं पता, मान लो ये पूरा कैलकुलेशन करके 1/2 आता तो बोल देते सर 60 डिग्री हो रहा है, लेकिन परफेक्ट नहीं आया तो बोलेंगे थीटा बराबर सर कॉस इनवर्स 5/7 हो गया आंसर। यही हो गया थीटा। अब जो भी एंगल होगा अपने आप निकल जाएगा कॉस इनवर्स से। बस समझ में आई, बस इतना ही से काम कर। 0 आ जाता है बोलते थे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। 1 आ जाता, मान लो अगर 1 आ जाता बोलते थे 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, पैरेलल हो जाता। नहीं पता है, लगा दिए उस तरफ। बोलो, उल्टा नहीं जाना है, सीधा जाना है। सवाल यहाँ पर हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। लिखिए, कह रहा मान लीजिए लेट हमारे पास A हमारे पास 0 1 1, B हमारे पास है 3 1 5 एंड एक पॉइंट C दिया गया है जो लिखा हुआ 0 3 3। ये कोऑर्डिनेट है पॉइंट्स का, स्पेस में 3 पॉइंट्स है। B 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस है। कह रहा यूजिंग, अब देखो कह रहा यूजिंग वेक्टर्स का यूज़ कीजिए और शो कीजिए, दिखाइए शो डैट ट्राइंगल ABC जो है वो इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इससे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ किया, याद है इसी तरह का सवाल। उसमें हाइपोटेनस निकाले थे, साइड निकाले थे, स्क्वायर करके देख रहे थे दोनों के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब लेकिन कह रहा है ना वैसे ना करना है, किसका यूज़ करना है, वेक्टर का यूज़ करना। वेक्टर का यूज़ करके बताइए, एक तो भी एंगल अगर 90 हो गया, पहले दोनों वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर जैसे निकल गया तो देख लो डॉट करके, जहाँ पर 0 आ गया उन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, बस काम खत्म। तो राइट एंगल ट्राइंगल बताते हैं इस सवाल को। एंगल, अच्छा राइट एंगल, एक बात बता दिया है जी, राइट एंगल एट C। कह रहा C ही पर 90 डिग्री होगा, ये साबित करके दिखाओ। इन्हें कह रहा है कि तीनों को चेक करना, हाँ C पर चेक करना खाली, तो और अच्छी बात है। और समझो इजी कर दिया आपको थोड़ा सा ही। C पर ही चेक करना है, तो हमको कोई भी वेक्टर निकाल लेना, AC और BC, इसे ऐसे निकाल लो। हाँ, और चेक करके बता दो खट से कितना आएगा इसका। 0 आ गया तो बोल देंगे 90 डिग्री है, 0 नहीं आया तो बोलेंगे 90 डिग्री नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर आपको मन कर रहा है इसका डायग्राम बनाने का तो बना सकते हैं, बिना डायग्राम के भी काम अपना चल सकता है। देखो जी डायग्राम में कैसे कैसे बनाइएगा, 3 पॉइंट्स हमारे पास है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, कहीं भी चिपका दीजिए 3 पॉइंट। A पॉइंट बता दीजिए कितना है हमारे पास, वो 1 1 ऐसे कुछ है। और B हमारे पास पॉइंट कितना है बोलिए, तो B है 3 1 5 3 1 5, और C कितना है बोलिए 0 3 3। चलो जी ये ऐसा कुछ है।
ऐसे करके मान लीजिए ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो ऐसा करो ना, थोड़ा सा हमको आइडिया लग गया है हमको, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको अच्छा कर देते हैं। लो, है ना, क्योंकि वही बनने वाला ही है असल में। 3 P पॉइंट है, 15 BBB 315 कुछ ऐसा ही मान लीजिए हमारे पास चीज़ हो रहा है। क्योंकि हमको पता चल गया कि सी पर ही 90 बनना है, तो फिगर भी उसी टाइप का हम लोग बना दिए पहले से होशियारी करके। तो ये हमारे पास हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट को ऐसे मिला सकते हैं आप इसको, और ये सी पॉइंट का मिला सकते हैं। तो बताइए तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फटाफट बोलो। पोजीशन वेक्टर और पॉइंट क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बता दीजिए। तो ओ ए लिखेंगे। ओ ए बराबर कितना हो जाएगा बोल दीजिए? 0i j और प्लस में k हो जाएगा। सिमिलरली अगर पूछेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बोल दीजिए, तो सर ओ बी हो जाएगा। ओ बी बराबर कितना होगा जी? तो सर ओ बी बराबर होगा 3i प्लस में j और प्लस में 5k, है ना जी। और पोजीशन वेक्टर ऑफ, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर बताओ। तो ओ सी हो जाएगा सर, तीनों साइड हमको पता चल गया, हो जाएगा 0 3j और 3k, यही ना होगा। ये हमारा ए बी सी निकल गया। अब सुनो, हमको दिखाना है वेक्टर डायग्राम से, यानी कि वेक्टर मेथड से, कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हमको निकालना होगा कोई भी एक एंगल। सी ए वेक्टर निकाल लो और सी बी वेक्टर निकाल लो, और दोनों का डॉट करके चेक करो। अगर 0 आ गया तो बोल देंगे 90 डिग्री है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। या आप इधर से निकालिए ए सी वेक्टर या बी सी वेक्टर, कुछ निकाल सकते हैं। वेक्टर देखो डायरेक्शन है ना, चेंज होगा। आपका मन करे हम सर ए सी निकालें या बी सी, ए सी निकालें या सी ए निकालें, है तो यही ना, लाइन होगा तो परपेंडिकुलर है दोनों पर, अपने आप 90 आ जाएगा अगर परपेंडिकुलर होगा तो मेरा मन कर रहा, चूँकि हम ऐसा डायग्राम बना दिए तो हम सी ए ही निकाल लेते हैं, इधर से सी भी निकाल लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। आपको लग रहा है सर ये तो उल्टा ऐसे निकाल रहे हैं आप, ये तो ऐसे उल्टा कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर वही रहेगा, डायरेक्शन खाली क्या होगा, जो ऊपर होगा वो नीचे हो जाएगा। 90 डिग्री तो जब अगर बन रहा होगा तो 90 डिग्री बनेगा हमेशा। तो सबसे पहले निकालिए, इसलिए ए सी वैक्टर निकाल दो। ए सी या सी ए कुछ हो निकाल सकते हो। सी ए वैक्टर बोलो, सी ए वैक्टर क्या होगा? इसमें या तो ट्रायंगल लॉ लगाओ या डायरेक्ट अप्लाई मारो, ओ ए माइनस ओ सी। यस, ओ ए माइनस ओ सी, कहला ट्रायंगल लगाएंगे, सीधे अप्लाई करते हैं इसको, क्योंकि अभी और काम बचा हुआ करना। ओ ए का मान बोलिए। ओ ए का मान 0i प्लस में जी और प्लस में के। चलो जी, ओ सी का मान बोल दीजिए। ओ सी 0 ना, 0i 3j और 3k। शॉर्टकट कर लें, इसमें क्या कुछ एक ठो 0 कट के ख़त्म ही हो गया, है ना जी, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। यानी कि 0i और माइनस में 2j और माइनस में 2k हो जाएगा, है कि नहीं। चलो सिमिलरली अब निकाल लीजिए आप, सी भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड का कोई काम नहीं है इसमें, अब हम लोग वेक्टर डायग्राम से वेक्टर से प्रूफ करेंगे। अब मैग्नीट्यूड का कोई काम नहीं, मैग्नीट्यूड तब निकालते जब पहले एक्सरसाइज पढ़ रहे थे ना, उसका लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का, ये सब कर रहे थे। अब वो सब करने की कोई जरूरत नहीं। बोलिए क्या लिखेंगे इसको? ओ बी और माइनस में ओ सी। कोई भी वेक्टर आप निकाल सकते हैं, बस हमको ये चीज़ चाहिए, ये और ये चाहिए, जिधर से भी आप निकाल लीजिए। बोलो ओ बी का मतलब वहाँ से भी देख सकते हैं आप, 3i प्लस में j या प्लस में 5k और माइनस में ओ सी का मान बोल दीजिए 0i 3j और प्लस में 3k। चलो घटा दो तो मन ही मन में थोड़ा सा इसमें काम, 3 में घट गया तो 3i रह जाएगा। आगे बढ़ो, माइनस में 2j हो जाएगा, अब प्लस में 2k हो जाएगा, है ना जी। ऐसा कुछ हो रहा है। अब चेक कीजिए ज़रा सा ये, अगर हमारे पास सी ए वेक्टर, एक वेक्टर है, उसका डॉट प्रोडक्ट किससे निकालेंगे? सी बी वेक्टर से। सी ए और सी बी वेक्टर का डॉट निकालिए। अगर ये 0 आ गया तो बोल देंगे दोनों से तो क्या है? परपेंडिकुलर। 0 नहीं आया तो बोलेंगे परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ चलो सी ए निकालिए, सी ए हमारे पास ये है 0i माइनस में 2j माइनस में 2k। हाँ कौन? वालेकुम अस्सलाम। किस क्लास में हो तुम? 10th क्लास ना, आज बंद है। मैसेज नहीं देखे वो लड़का? मैसेज देख लो, आज बंद है, कल से आना।
ठीक है, बोलो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है। तो सर आई को आई से डॉट करेंगे तो ऐसे पहले जीरो है, -2 प्लस 4 हो जाएगा जी, आप प्लस 4 हो जाएगा, ओह सॉरी -4 कट के आ रहा है 0। तो क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं सी ए वैक्टर और डॉट सी बी वैक्टर क्या है, देखिए 0 है। सो हम लोग कह सकते हैं सर सी ए इज परपेंडिकुलर टू सी बी। हमको समझ में आ गया, जो सी ए है और सी बी है दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या, इस ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है एंगल सी क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री। सो इसलिए बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज कितना हो जाएगा, वो तो 90 डिग्री हो गया, काम खत्म। यही कह रहा था वेक्टर मेथड से कीजिए, इसी को हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम से किए थे, तीनों साइड निकाले थे, तीनों का लंबाई निकाले थे, याद कीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए थे, फुलफिल हो गया तो बोल देते थे हाँ सर, हाँ बहुत झमेला भी हो रहा था। तो आप चूंकि वेक्टर सीख चुके हैं, दो वेक्टर का जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल हर हाल में 90 बन रहा होगा, है ना। लिखिए तो इसको ज़रा सा फिनिश कीजिए। तो वो होना चाहिए, इंक्लाइन का मतलब होता है उठा हुआ होना, इंक्लिनेशन से हुआ। चलो जी बोलो तो क्वेश्चन नंबर बोलो तो 5 के बाद बोलिए, 6 के बाद बोलिए, बस अच्छा चलो देखो 5 नंबर क्या कह रहा है, ईशा तुम बना ली 5 नंबर कह रहा है शो डैट द वेक्टर्स, देखिए कह रहा है शो डैट द वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स हमारे पास है, वेक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 वेक्टर दिया है तो उसका नाम लिख देते हैं लेट ए बराबर एक वेक्टर दिया है 1/7 2i प्लस में 3j, अब प्लस में कितना है जी 6k है, और दूसरा वेक्टर दिया गया है 1/7 3i माइनस में 6j और प्लस में 2k, ठीक है। और सी वेक्टर दे दिया हमारे पास 1/7, वेक्टर दिया गया, इसका नाम नहीं दिया गया तो हम नाम लिख दिए इसका ABC ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। और कह रहा है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कह रहा है कि दिखाइए कि जो 3 वेक्टर है ना ABC, जैसे मेरा 3 उंगली है ना, तीनों एक दूसरे पर कैसा परपेंडिकुलर, मतलब ये साबित करने बोल रहा है कि A यहाँ है तो B यहाँ पर होगा और C कैसा होगा यहाँ पर, मतलब एक्सिस के जैसा बना रहा होगा, एक्स एक्सिस वाई, मतलब ये भी एक दूसरे पर 90 डिग्री, ये भी 90, हाँ ये भी क्या होगा 90, तीनों एक दूसरे पर 90 बना रहा होगा। तो एक एक करके स्टार्ट करो, तो पहला वेक्टर को चेक करो दूसरे से डॉट करके, अगर ये 0 आ गया तो बोल देंगे सर A दूसरे ए बी पर 90 डिग्री है। फिर चेक करो B और C को डॉट करके देखो, फिर 0 आ गया तो बोलेंगे सर B और C परपेंडिकुलर है। अब फिर C को A से डॉट करके देखो, फिर से 0 आ गया तो बोलेंगे C भी एक दूसरे पर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो यानी कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। खेल खत्म, दिख गया आप लोगों को, दिख गया। तो 9 चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या A डॉट B यहाँ से शुरुआत करेंगे, A डॉट B। तो बोलो तो A डॉट B का मतलब 1/7 2i 3j और कितना हो गया बोलो 6k, और डॉट करेंगे 1/7 A डॉट B का मतलब ये 3i माइनस में 6j और प्लस में, अभी बताया आपको डॉट करना। सबसे पहले बाहर वाला नंबर तो 7 7 हो गया 49, और डॉट कैसे होता है i के साथ, j के साथ और k के साथ, बताओ तो कितना हो गया जी 1 है, ये 1 है, ये कितना है 2 है, सॉरी 2 2 3 6 3 6 के 18 है ना जी, और 6 दूनी 12, तो कितना आ गया देखिए, तो 1/49 और ये हो गया 18 माइनस 18 कट के हो गया 0, यानी कि 49 गुना 0, यानी कितना आ गया बोलिए A डॉट B का मान आ गया 0। तो क्या बोलेंगे A इज परपेंडिकुलर टू B, हो गया पहला वाला काम। दूसरा काम कीजिए स्टार्ट। सिमिलरली आगे बढ़िए, क्या कर लोगे अब लिखेंगे B डॉट C। चलो जी B डॉट C का मतलब क्या 1/7, B का मान बोलिए 3i, अपने से भी कर सकते हैं 6j और प्लस में 2k, और डॉट 1/7 बोलिए 6i प्लस में 2j और माइनस में 3k, गुना कीजिए 1/49 6 3 18 6 दूनी 12 माइनस में, और 6 3 दूनी 6 माइनस में 6, तो देखो तो 49 18 माइनस 18 कट के फिर से 0, खेल खत्म। इसका मतलब B डॉट C 0 आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ B इज परपेंडिकुलर टू C। देखो A परपेंडिकुलर है B पर, B परपेंडिकुलर है C पर, अब दिखाना हमको C भी A पर भी क्या होगा परपेंडिकुलर, तो C डॉट A निकालो, C डॉट A 9 लास्ट कीजिए, C डॉट A निकाल लो जी, मेरे ख्याल से वही आएगा 0 ही आएगा, 1/7 और इनटू में C का मतलब 6i प्लस में 2j और माइनस में 3k, डॉट कीजिए इसका किसके साथ 1/7 A का मतलब 2i प्लस में 3j प्लस में 6k। चलो जी गुना कीजिए फटाफट, 7 7 49
6 दूनी 12 प्लस में 6 माइनस में 6 3 18। देखो तो कितना आ रहा है, 18 माइनस 18 आ रहा है क्या, ये भी आ रहा है सर 18 माइनस 18 कट के हो गया 0, खेल खत्म। यानी क्या समझा हम लोगों ने, सी डॉट ए का मान आ गया सर क्या, इत्तेफाक से अगर देखिएगा ना सब में डायरेक्शन रेशियो मिला जुला के आगे पीछे लिखा गया है ना, तो उतना आना ही आना है। और दोनों सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऐसा होना ही होना है, ना होने का कोई सवाल नहीं। यानी कि सी परपेंडिकुलर टू ए। अब बताओ ए सी पर परपेंडिकुलर, ए बी पर परपेंडिकुलर, बी सी पर परपेंडिकुलर और सी किस पर परपेंडिकुलर, ए पर। यानी कुछ ऐसा कंडीशन बन गया। देखो एक्सिस हो गया ए बी पर परपेंडिकुलर, आई जो बी है वो सी पर परपेंडिकुलर और सी जो है फिर ए पर परपेंडिकुलर, तो ऐसा ही फॉर्म हो जाएगा। ऐसा ही एक्सिस के जैसा बन गया, एक्सिस के जैसा बन गया। जैसे एक्स एक्सिस ये, तो क्या बोलेंगे, सो ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली का मतलब परस्पर लंब, तीनों एक दूसरे पर लंब है। जैसे बोलते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड, फेसबुक में देखते हैं फ्रेंड के फ्रेंड को म्यूचुअल फ्रेंड कहते हैं, वही हुआ, पहला दूसरा पर परपेंडिकुलर, दूसरा तीसरा पर, तीसरा चौथा, सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए लिख लीजिए इसको, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6। अब फिर सवाल घर पर बनाइएगा पहले, ठीक है, फिर बढ़ाएंगे आपको आगे। इसके बाद एक ही टॉपिक बचवे किया है, पहले सवाल सब बनाइएगा, फिर अच्छा सवाल सब है, सवाल सब अच्छा है इसमें, जिसमें ए बी सी खाली यूज़ होगा, नंबर्स वगैरह यो आई जे के दिख रहा है ना आपको, 2 4 5 वो सब धीरे धीरे हट जाएगा ना, वो रहेगा वैसा ही कुछ। अब इसके अंदर रहेगा ए बी सी, थ्योरम टाइप का लगेगा देखने में, सवाल लगेगा थ्योरम टाइप का, थ्योरी टाइप का लगेगा। तो पहले आप थोड़ा सा अपने सवाल बना लीजिए एक्सरसाइज से कुछ, उसके बाद तब स्टार्ट करेंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 कैसे, तो हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0, लंब होगा तो 0 होगा, है ना, उसमें प्रूफ क्या करना, काम खत्म ना। कुछ दूसरा चीज़ सोच रहा, उसके दिमाग में चल रहा कुछ दूसरा बात, है ना जी। चलो कोई बात नहीं है, लिखिए एक सवाल लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जी, मान लीजिए लेट ए बराबर, किताब जिनके पास नहीं वो लिखिएगा मेरे साथ, ए बराबर आई प्लस में 5j अब माइनस में k एंड बी हमारे पास एक वेक्टर है जो लिखा हुआ है आई माइनस में 4j अब प्लस में 5k एंड सी हमारे पास है एक वेक्टर, सी वेक्टर दिया गया है आपको 3i प्लस में j अब माइनस में k। इसमें आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कह रहा फाइंड ए वेक्टर d, ठीक है, कह रहा है एक वेक्टर d निकालो, फाइंड ए वेक्टर d निकालना है आपको, विच इज़ परपेंडिकुलर टू, जो d है उसके बारे में बता रहा है, विच इज़ परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों पर परपेंडिकुलर है, एंड सच डैट, इस तरह से है, एक और बात दे दिया, सच डैट जो डी डॉट सी है वो कैसे है। इस सवाल को एक बार और बनाएंगे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट जब पढ़ेंगे तब, अभी पहले डॉट के हिसाब से सीखते हैं इसको। पहले इसको लिखो, बताते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, राइटिंग स्टॉप करके इधर ध्यान देंगे। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी या तीसरा वेक्टर क्या हमारे पास सी है। अब कह रहा है एक नया वेक्टर निकालो डी, मैंने चौथा वेक्टर, 3 तो दे दिया, चौथा आपसे पूछ रहा है। अच्छा वो डी जो है, डी जो है, डी ए पर भी परपेंडिकुलर है, बी पर भी क्या है परपेंडिकुलर, और कह रहा है डी को जब सी के साथ डॉट करते हो तो एक ऐसा आता है, मतलब 3 जगह आपको दिया है रिलेशन, एक दिया है डी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ, है ना, डी का बी के साथ डॉट के साथ, मतलब 0 आएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो और एक दे दिया डायरेक्ट, जब डी को सी से डॉट कर रहे हैं ना तो आ रहा है एक ऐसे, अरे डी डॉट सी कुछ ना कुछ एक नंबर आता है ना, वो बता दिया आपको पहले से एक ऐसे, आपको ज़्यादा दिमाग न लगाना है। इसका मतलब क्या हो गया है, गिवन वेक्टर्स हमारे पास है, पहले उसको लिख देंगे, गिवन वेक्टर्स क्या क्या दिया है बोलिए, ए का मान कितना है बोल दीजिए, 4i 5j और k। अभी हमारे पास कितना हो गया बोलिए, i माइनस में 4j और प्लस में 5k, और c क्या हो गया हमारे पास बोलिए, c हमारे पास हो गया 3i प्लस में j और माइनस में k। कह रहा फाइंड ए वेक्टर d, वी हैव टू फाइंड फैक्टर d, वी हैव टू फाइंड वेक्टर d सच डैट, इस तरह से हो, इस तरह से हो कि क्या होना चाहिए, देखिए d इज़ परपेंडिकुलर टू a, ये दिया गया, एंड
डी इज परपेंडिकुलर टू किस पर बताओ, बी, एंड एक और बात दे दिया है डी डॉट सी बराबर कितना है 0, यानी कि कहने का मतलब सॉरी कैस, यानी कि 3 जगह पर आपको रिलेशन पता है 1 2 3, तो 3 जगह से 3 इक्वेशन। बोलो कैसे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि सर डी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मान लेते हैं लेट डी बराबर एक्स आई प्लस में वाई जे और प्लस में जेड के। सबसे पहले इस वेक्टर को मान लिया डी, जिसको हमको निकालना है, क्योंकि ये डी जो होगा उसमें आई जे के होगा ना जी, नंबर भी कुछ होगा ना, तो इसको पहले मान लिया यही वो वेक्टर है जिसको हमको निकालना है। तो आइए, चूँकि डी वेक्टर है, देखेंगे 9, चूँकि D इज़ परपेंडिकुलर टू ए, देखो D इज़ परपेंडिकुलर टू ए, तो बताओ तो D अगर एक परपेंडिकुलर है तो देन क्या होगा बोलिए, डॉट प्रोडक्ट, ये तो साफ दिख रहा है हम लोग को। देन यहीं पर लिख दें, देन D डॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 0, परपेंडिकुलर तो 0 होगा। D का मान कितना है बोल दीजिए, हमने माना है एक्स आई वाई जे और जेड के, और डॉट ए का मान सवाल में दिया गया, ए 4 आई 5 जे और माइनस में के, ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो बता दीजिए यहाँ कितना हो गया 4x और प्लस में 5y और प्लस में माइनस में z बराबर 0, पहला इक्वेशन। अगेन फिर से देखिए क्या कह रहा, फिर से कह रहा अगेन D इज परपेंडिकुलर टू, 3 ठो आएगा, 3 ठो। अच्छा चलो चलेगा। तो D डॉट ए, D इज परपेंडिकुलर टू ऑल्सो B पर भी परपेंडिकुलर है। देखो B पर भी सवाल में कह रहा है, तो D अगर B पर परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं सर, D डॉट B ये भी 0 के बराबर होगा, परपेंडिकुलर तो 0 होगा, 0 है तो परपेंडिकुलर होगा, एक ही बात है। तो बताओ D का मतलब एक्स आई वाई जे और जेड के, और ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बोलिए, B के साथ। तो B हमारे पास ये दिया है I माइनस में 4j और प्लस में 5k बराबर हो गया 0। तो इसीलिए लिख देते हैं हम लोग x माइनस में 4y और प्लस में 5z बराबर हो गया 0, इक्वेशन नंबर 2। हाँ 10th क्लास वाला काम होगा अभी, 10 से नहीं, 10 से भी थोड़ा सा आगे अभी काम होगा। देखो एंड गिवन हमारे पास एक और चीज़ है, बोलिए क्या दिया है, हाँ इस हवाले में दे दिया, इसको आपको ना देखना, ये परपेंडिकुलर के क्या नहीं पता, ये कह रहा है जब दोनों का डॉट एक ऐसा आ रहा है, ये मतलब एक इक्वेशन डायरेक्ट आपको दिया गया D डॉट सी, गिवन हमारे पास क्या है D को जब डॉट कर रहे हैं C के साथ तो एक ऐसा आ रहा है। तो बताओ D है कितना, एक्स आई वाई जे और Z के, और डॉट C के साथ कर रहे हैं तो C है कितना बताइए, C यहाँ है 3i प्लस में J और माइनस में K और बराबर कितना है बोलो 21। तो यहाँ से फिर से एक तो इक्वेशन मिल गया हमको नया सर, कहाँ से मिला बताओ, 3x और प्लस में y प्लस y ना y और इंटू 1 और माइनस में z बराबर 21। अब ये 3 इक्वेशन जो मिला है, इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर x और y का मान निकाल देंगे, और जो x y का मान निकलेगा यहाँ लाके बैठा देंगे, D निकल गया, खेल खत्म। यानी कि अब हमारा चैलेंज है इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना। पहले इसको लिखे तो बताते हैं 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। 3 वेरिएबल्स में अगर इक्वेशन है तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले यहाँ तक लिखिए। अब बस काम है हमारा क्या, एक्स वाई जेड का मान निकालना। एक्स वाई जेड का मान जैसे निकल गया समझो D वेक्टर पता चल गया, D ही तो निकालना था हमें, उससे ना होगा। लिखो पहले बताते हैं। अगर हमारे पास वेरिएबल 3 है, सुनो जी, वेरिएबल 3 है और इक्वेशन भी 3 है, तो सॉल्व करने का एक तरीका याद रखना, पहले 2 इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल को आउट करेंगे। 2 इक्वेशन को पकड़ के एक वेरिएबल आउट, या तो z को ख़त्म कर दो, या तो x को ख़त्म कर दो, या y को ख़त्म कर दो। तो क्या करेंगे, सबसे पहला इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करके एक वेरिएबल आउट कीजिए, तो बेहतर रहेगा z को आउट करना। तो z कैसे आउट होगा, यहाँ 5z है तो यहाँ 5 से गुना कर दो और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे दोनों को ऐड करेंगे 5 5 कैंसिल, x y में एक तो रिलेशन आ जाएगा। तो यूजिंग करेंगे हम लोग, देखो यूजिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को यूज़ करेंगे। इसमें अब लिखना नहीं है कि 5 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर, लिख देंगे सीधे यहाँ 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 चौके 20x, यहाँ गुना कीजिए 5 से गुना करेंगे कितना होगा 25y, अगला गुना कीजिए 5 से गुना करेंगे 5z आ जाएगा, है ना जी, बराबर 0। 1 3 का भी यूज़ करेंगे, 2 इक्वेशन चाहिए हमको, बोलो। तो 1 और 3 से एक इक्वेशन निकलेगा, बिल्कुल उससे भी निकालेंगे, एक तो इन दोनों से भी निकलेगा, दोनों को करना नहीं पड़ेगा काम, 2 तो चाहिए हमको इक्वेशन एक्स वाई में। अभी तो एक्स वाई में पहला इक्वेशन निकल रहा है, उसका भी यूज़ करेंगे। अभी 1 3 का यूज़ कर लो, 2 3 का यूज़ कर लो, जिसका भी यूज़ कर, लेकिन 1 3 यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, घटाने पर काम चल जाएगा, तुम ठीक सोच रहे हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसमें 5 से गुना कर दिए और इसमें कितना से गुना कर दिए बोलिए, 1 से। तो ये हो गया x
अब माइनस में 4y, ध्यान से देखिएगा, अब प्लस में हो गया 5z बराबर कितना हो गया जी 0 हो गया। तो बता दो यहाँ से कितना आ गया, ये हमारा कट चुका है, ये हमारा हो गया कितना बताइए 21x माइनस में 21 प्लस में 21 प्लस में 21 y बराबर हो गया 0। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से सीधा 21 बाहर, x प्लस वाई बराबर हो गया 0, तो x प्लस वाई बराबर 0। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4, लिख दो इसका नाम 4। अब ये आ गया x और y। अब हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन को और यूज़ करेंगे। इसको यूज़ किया जाए इस बार 1 और 3 को यूज़ कर लीजिए। आप लोगों को दिख गया था सर पहले ही, दोनों को एक बार घटा देंगे काम चल जाएगा अपना। 2-3 को यूज़ मत करो, 2-3 को यूज़ करोगे तो फिर से गुना करना पड़ेगा 5 से इसमें। उससे अच्छा है कि पहला और तीसरा को इस्तेमाल कीजिए। इस बार अपने काम का है पहला और तीसरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। चलिए 1 और 3 को इस्तेमाल कीजिए, तो मेरे ख्याल से 1 और 3 में सिर्फ घटाने से काम चल जाएगा। 3x प्लस में y माइनस में z बराबर 21 है जी। इधर कितना है बताइए, 4x प्लस में 5y माइनस में z बराबर 0, घटा दीजिए माइनस माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये आ गया माइनस x, ये आ गया माइनस में 4y, अब बराबर कितना हो गया 21 है ना जी। माइनस कॉमन निकाल देंगे तो x प्लस में 4y बराबर माइनस 21। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या करेंगे, 4 और 5 को सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, सॉल्विंग 4 एंड 5, यहाँ पर करें सॉल्विंग 4 एंड 5। यहाँ पर भी जगह है मेरे पास, अभी इस वाले एरिया में कर लेते हैं। सॉल्विंग 4 एंड 5। 4 एंड 5 को सॉल्व करने के लिए देख लेंगे सबसे पहले 4 नंबर को, 5 नंबर को। सर x प्लस वाई झमेला नहीं है ज़्यादा, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना बोल दो 0। और वहाँ कितना है जी, x प्लस 4y है ना, x प्लस में 4y बराबर माइनस 21, घटाना पड़ेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ये हमारा होता है जी कैंसिल। यहाँ से आ रहा कितना, माइनस में 3y बराबर बोलो प्लस में 21, तो y का मान कितना निकल गया, माइनस में 7। अच्छा y का मान अगर 7 हो गया तो x का मान बगले में लिख दें यहाँ पर। y का मान अगर 7 है तो x का मान प्लस 7 हो जाएगा। देखो ना, y का मान अगर माइनस 7 तो x का मान प्लस 7, यहीं पर लिख दें डायरेक्ट। एक्स वाई निकल चुका है, देखिए एक्स वाई निकल चुका है। इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना, आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाया जा रहा, आपको सिखाया जा रहा है वेक्टर निकालना। तो इसको जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं। अब एक्स वाई का मान रख दें किसी भी इक्वेशन में, किस में, या तो 1 में रख दो, या 2 में रख दो, या 3 में, तीनों में एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई का मान रखो तो जेड निकल जाएगा, जेड निकल जाएगा। बोल 4-5 में क्या रखेंगे, 4-5 में रखने से सेटिस्फाई ना कर जाएगा ये, सेटिस्फाई जेड ही नहीं उसमें, हमको तो जेड चाहिए ना। तो बोलेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन, किस में रख दें जी, 1 में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 इंटू एक्स, एक्स का मान बोलो 4 इंटू एक्स, एक्स का मान 7 है। और कितना लिखेंगे, प्लस में 5 इंटू वाई, 5 है, 5 इंटू वाई -7 और माइनस में z बराबर 0। तो ऐसा करो, ये हो गया 7 चौके 28 और 7 पच्चे 35 और z को उधर कर लो z, तो z का मान कितना निकल के आ गया जी, -7 निकल के आ गया। x y z टोटल पता चल चुका है, इसलिए बोलेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए वेक्टर d बराबर कितना होगा, x i प्लस में y j प्लस में z के। तो 7 x का मान बता दीजिए फटाफट, x 7 i आंसर हो गया, माइनस में 7 j हो गया, माइनस में 7 k हो गया। और इसको अच्छा लगाना तो 7 कॉमन निकाल दो, x i माइनस j माइनस के। देखो तो आंसर में क्या लिखा है, 7 कॉमन निकाल के तब भी ठीक है, नहीं निकाला कॉमन तब भी ठीक है। बात समझ में आई? ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। बाहर है 7 के अंदर है, बाहर यहाँ निकाल के दिया तो ऐसे भी ठीक है। चलो इसको लिखो तो तरीके से, यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे 5 6। इसको घर पर दोबारा बनाइएगा, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर जाएंगे इसके बाद 16 17 18 19 के बाद यहाँ सॉल्व किया उसको, फिर 20 21 22 के बाद फिर आ गए यहाँ पर z का मान 23 24 में z का मान निकल गया 24 और 25 के बाद सीधे आ जाए इधर 26 27 में यहाँ पर आंसर आ चुका है।
ऐसे ही फॉलो चल रहा है अपना, इसको जाके घर पर दोबारा फिर से बनाइएगा। आज यहीं पर स्टॉप करेंगे और पहले आप लोग सवाल बना के आइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे तो लगभग इसका थ्योरी सब खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्शन क्या होता है वो सब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।